हेलो एवरीवन, वेलकम टू चुड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस। आज का टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी पर टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है, ये हमें देखना है। एक एग्जांपल है। सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो किसी भी कंडक्टर में इसको एक इक्वेशन से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। इक्वेशन के फॉर्म में आप बता सकते हैं कि हाँ, यहाँ टेम्परेचर डिपेंडेंस होता है फॉर कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, सबके लिए। लेकिन अगर आप इसको लिखना चाहे लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर, अगर मेटेलिक कंडक्टर की बात की जाए ओवर ए लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर, तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक इक्वेशन होगा, अप्रोक्सीमेटली रो टी मीन्स रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी इज नियरली इक्वल टू, है ना। क्योंकि एग्जैक्ट तो फॉर्मूला पता नहीं है, एग्जैक्ट तो आप देख सकते हैं, लेकिन नियरली इक्वल टू मतलब अप्रोक्सीमेटली इसी के आसपास रहेगा। इक्वल टू रो नोट मींस रेफरेंस टेम्परेचर ले सकते हैं, रो नोट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट। यहाँ पर टी मींस कोई अननोन टेम्परेचर, मतलब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, एग्जांपल के लिए 260 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, किसी भी अननोन टेम्परेचर पर, मतलब आपको पहले से रो नोट तो पता है रेफरेंस टेम्परेचर पर, लेकिन रो टी मींस किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर निकालनी है वो वैल्यू, तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर टी माइनस टी नोट इज द डिफरेंस। आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस। टी नोट मींस रेफरेंस टेम्परेचर एंड टी मींस टेम्परेचर एट विच वी वांट टू नो द वैल्यू ऑफ रो टी। तो ये वाली इक्वेशन से आप निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको वैल्यू निकल जाएगी। इसी के आसपास फिर फाइनल आप जब ऑब्जर्व भी करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो आपको इसके आसपास ही रिजल्ट मिलेगी। और इस केस में आप ये देख सकते हैं अल्फा जो आ रहा है ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। इसकी यूनिट क्या है, अगर इसको डायमेंशन में लिखना हो तो टेम्परेचर इनवर्स में लिखेंगे। डायमेंशन इसकी क्या होगी, टेम्परेचर इनवर्स। ऐसे आप ये भी देख सकते हैं कि वन क्या है, इसकी यूनिट क्या है, 1 यूनिट लेस हो गई। तो यहाँ पर भी जो मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो यूनिट लेस ये भी होनी चाहिए। क्यों, यहाँ पर एडिशन है। हमने देखा था कि ये कंसिस्टेंसी रूल फॉलो करता है डायमेंशन वाले। तो यहाँ पर 1 मींस यूनिट लेस, तो ये भी यूनिट लेस होनी चाहिए। तो यहाँ पर टेम्परेचर ऑलरेडी है, यहाँ पर टेम्परेचर इनवर्स। ये हो गई अल्फा। अल्फा मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसकी डायमेंशन हो जाएगी टेम्परेचर इनवर्स। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्या है कि अल्फा, ये जो अल्फा है ये मेटल के लिए पॉजिटिव है। फॉर मेटल इट इज पॉजिटिव। इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप किसी मेटल में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, अगर सपोज ये 0 डिग्री सेल्सियस पर है, ये 0 डिग्री सेल्सियस में टी माइनस 0 इक्वल टू टी, तो इसका मतलब कि अल्फा अगर पॉजिटिव है तो कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं 1 प्लस समथिंग। तो ये वाली वैल्यू जो है रो टी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर फॉर मेटल ये वाली रो नोट से ज्यादा होगी। इसका मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपकी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। तो फॉर मेटल इट इज पॉजिटिव। लेकिन वहीं अगर सेमी कंडक्टर की बात की जाए, सेमी कंडक्टर में ये जो वैल्यू है यहाँ पर अल्फा जो है वो माइनस में होती है। फॉर सेमी कंडक्टर अल्फा इज इन नेगेटिव टर्म है सेमी कंडक्टर के लिए। इट मींस दैट टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे तो फॉर सेमी कंडक्टर रेजिस्टिविटी घटेगी। इसका मतलब जो सेमी कंडक्टर है वो मेटल की तरफ जाएगी। सेमी कंडक्टर की नेचर विथ टेम्परेचर इट विल टेंड टुवर्ड्स कंडक्टर। और यहाँ पर अगर मेटल की बात की जाए तो वो मेटल में एक तरह से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी। इतना क्लियर है। अब आपको देखना है इसमें एक इक्वेशन। आपको पता है कि ये जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी n² टाउ बाय m, ये कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है। कंडक्टिविटी मींस कंडक्टिविटी किसी भी मटेरियल में अगर कंडक्टिविटी देखे तो उसकी फॉर्मूला n² टाउ बाय m, ये पिछली क्लास में निकाले थे। n मींस क्या हुआ, n मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, e मींस चार्ज 1.6 × 10⁻⁹। क्लियर। ये एक्चुअली क्या होता है, 1 कूलम्ब में जितनी चार्ज होती है, 1 कूलम्ब में कितनी चार्ज होती है, 6 अप्रोक्सीमेटली 6 × 10⁻18। उसको अगर रिवर्स करेंगे, इनवर्स लेंगे उसकी वैल्यू, तभी ई की वैल्यू मिलेगी। उसकी स्क्वायर है। टाउ क्या है, एवरेज टाइम, एम क्या है, मास। तो यहाँ पर अगर आपको कंडक्टिविटी पता है और आपको ये भी पता है रेसिस्टिविटी इक्वल टू 1/सिग्मा। क्यों, क्योंकि रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे की अपोजिट होती है, 1/सिग्मा। तो ये क्या हो जाएगी, m डिवाइडेड बाय n² टाउ। अगर आप टेम्परेचर की बात यहाँ पर जो कर रहे हैं, यहाँ पर फिर से देखिए टेम्परेचर अगर कोई भी मटेरियल में इंक्रीज करेंगे तो क्या होती है, टाउ पर क्या असर पड़ेगी और n पर क्या असर पड़ेगी। देखिए अगर मेटल की बात करेंगे, मेटल में अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज कर भी दे तो भी n की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम रहती है, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। तो n इज कांस्टेंट फॉर लगभग कांस्टेंट होती है। तो आप लिख सकते हैं नियरली कांस्टेंट, n इज नियरली कांस्टेंट, n इज सिंपल आप ये कर दे, n इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, n इज नॉट डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। जब डिपेंड ही नहीं कर रहा टेम्परेचर पर, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करे या डिक्रीज करे तो n की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी फॉर मेटल। लेकिन अगर इसकी बात की जाए, ये एवरेज टाइम, ये टाउ मतलब एवरेज कोलिजन टाइम, जो कोलिजन होता है मेटल के हर मॉलिक्यूल्स का दूसरे मॉलिक्यूल से, मेटल के अंदर ही कोलिजन होते हैं। तो टाउ की बात की जाए एवरेज टाइम कहते हैं, एवरेज टाइम बिटवीन कोलिजन। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, घटेगी, मेटल में घटेगी। इसका मतलब जो टाइम है वो घट जाएगा। अगर पहले एग्जांपल के लिए अगर एग्जांपल के 3 मिलीसेकंड में अगर कोलिजन हो रहा था मेटल में मॉलिक्यूल्स के बीच में, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है तो वो अब 1 मिलीसेकंड में हो रहा है। इसे समझिए आप, पहले 3 में था अब 1 में हो रहा है। 3 मिलीसेकंड टाइम ले रहा था कोलिजन के बीच में, 2 कोलिजन के बीच में जो टाइम लग रही थी वो लग रही थी एवरेज टाइम, सपोज 3 मिलीसेकंड। अब क्या लगेगी, 1 मिलीसेकंड। तो घट गई। जैसे वैल्यू घट गई, इसका मतलब
ये वाली जब घटेगी फॉर मेटल तो रो क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ जाएगी। तभी तो कहते हैं मेटल की रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, इंक्रीज करती है। वही बात करें सेमीकंडक्टर में, और सेमीकंडक्टर अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे यहाँ पर एवरेज टाइम ये क्या हो रही थी, मेटल के लिए घट रही थी, मेटल के लिए घट रही थी, तो यहाँ पर भी इसके लिए भी सेमीकंडक्टर के लिए भी टाइम घटेगी। एवरेज टाइम बिटवीन कोलिजन विद टेम्परेचर विल डिक्रीज, अगर कम होगी, ठीक है कम हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक और बात है कि एन की जो वैल्यू है ये टाइम पर डिपेंड करता है फॉर सेमीकंडक्टर। इट मींस दैट एन की वैल्यू कुछ ना कुछ चेंज होगी। क्या चेंज होगी, घटेगी या बढ़ेगी? यहाँ पर सेमीकंडक्टर केस में एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इट इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। इंक्रीज ऐसा वैसा नहीं, बहुत ज्यादा इंक्रीज करती है। अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही है तब क्या हो गया, अगर ये बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही है तो इसके जो डिक्रीमेंट है इसको भी डोमिनेट कर जाएगा। इसका मतलब इसमें डिक्रीमेंट अगर हाफ का हुआ तो यहाँ पर जो बढ़ रही है सपोज 4 टाइम्स बढ़ रही है, तो ये तो ओवरऑल क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ इस वाले टर्म में, डिनोमिनेटर में, क्योंकि एन की वैल्यू तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ड्रास्टिकली बढ़ रही है, और टाउ घट रही है। इसका मतलब ये ओवरऑल डिनोमिनेटर बढ़ रही है। जब ये बढ़ रही है इसका मतलब सिग्मा बढ़ रही है, सिग्मा जब बढ़ रही है इसका मतलब रो घट रही है। इसका मतलब ये फाइनल जो रिजल्ट देगा, रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज। इतना क्लियर हो गया आपको? एनी डाउट? इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो इक्वेशन है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रो नोट मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट। ये वाली एक इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन एम्पिरिकल इक्वेशन भी कहते हैं। एम्पिरिकल मतलब जो हमें एग्जैक्ट इक्वेशन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगी, लेकिन हमने मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस किया है। जो हमने एक्सपेरिमेंट में देखा था उसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है, इक्वेशन के फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये वैलिड है। अगर टेम्परेचर का रेंज बहुत छोटा हो तब ये वैलिड है, अगर बहुत ज्यादा रेंज के लिए बात करें तब ये वाली डेविएट कर जाएगी। ओके, आज के लिए इतना ही, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।